तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, ये हमारी फोर्थ नंबर की वीडियो है। पार्ट 4 है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एमसीक्यूज से रिलेटेड। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यूज की पूरी सीरीज, जिसमें अभी हम लोग बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। तो चलिए करते हैं कंटिन्यू हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एमसीक्यूज को। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने पुराने वीडियोस या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शंस में आपको लिंक दे दूंगा और प्लेलिस्ट पे भी जाकर आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं सारे वीडियोस सीरीज वाइज। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 26? तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है सेलेक्ट द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट। आपको इसमें से क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला पॉइंट क्या है? कैपिटल बजट डिसीजन लार्जली डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग के समय कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? यस, डेफिनेटली करता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेसिस पर ही तो हम कैपिटल बजटिंग में डिसीजंस लेते हैं कि क्या वो प्रोजेक्ट हमारे लिए वाइबल है या नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, कैपिटल स्ट्रक्चर is the mix or the proportion of the different kind of short term securities। नो भाई, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का कॉम्बिनेशन नहीं होता। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है डेब्ट, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, उसके अलावा आपके लोन या फिर रिटेन्ड अर्निंग, इनका प्रपोर्शन मिक्स कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्प्स टू इवोल्यूएट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मदद से हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं? यस, कि आप कितने प्रॉफिट में हो, नहीं हो, आप अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा कमा पा रहे हो, नहीं कमा पा रहे हो। यस, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। As per the approach, the cost of equity is equal to the capitalization rate of the pure equity stream minus प्रीमियम फॉर द बिजनेस रिस्क। यहां तक की तो बात ठीक थी, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं कैपिटलाइजेशन तो करते हैं, बट उसमें से जो बोला है माइनस अ प्रीमियम फॉर अ बिजनेस रिस्क, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। तो आपका पहला एंड जो तीसरा स्टेटमेंट है, ये दोनों भी क्या है? सही है। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट, मतलब कि ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? एन इंटरेस्ट रेट that is paid by the firm as soon as it issues debt is classified as pre-tax। हम लोग इंटरेस्ट किस टाइप के कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर पे करते हैं? हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं कॉस्ट ऑफ डेप्ट वाले केस में, जहां पर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करना होता है, वहां पर हम लोग डिबेंचर पेमेंट की बात करते हैं। राइट गाइस, तो बढ़ते हैं आगे। इसका सही आंसर क्या है? कॉस्ट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोलेबल फैक्टर। इनमें से कौन से फैक्टर्स है जो कंट्रोल किए जा सकते हैं एक फर्म के द्वारा, वो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कैलकुलेशन के समय? अच्छा, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन कौन लेती है? मैनेजमेंट। तो क्या ये एक फर्म कंट्रोल कर सकती है? तो जवाब होना चाहिए यस। ओके, लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या मैनेजमेंट कंट्रोल करती है? नो। तो क्या इसको कंट्रोल कर सकती है? नो। कौन इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है? कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं। अच्छा, टैक्स रेट कौन डिसाइड करती है? गवर्नमेंट करती है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? डिविडेंड पॉलिसी कैन कंट्रोल्ड बाय द फर्म। डिविडेंड पॉलिसी बस को क्या कर सकती है? कंट्रोल कर सकती है एक फर्म। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकंट्रोलेबल फैक्टर। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कंट्रोल नहीं किए जा सकते फर्म के द्वारा? तो बात करूं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजन कौन लेता है? मैनेजमेंट। तो क्या ये कंट्रोलेबल है? यस। कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी के भी डिसीजन कौन लेती है? मैनेजमेंट। तो क्या ये भी कंट्रोलेबल है? यस। डेप्ट सर्विस चार्जेस, देखो इंटरेस्ट रेट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कितना उधार लेना ये तो आपके हाथ में है ना, और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना है, सर्विस चार्जेस कितने पे करना है, ये भी तो आपके हाथ में ही है। जितना बोरोइंग्स करोगे उसके अकॉर्डिंगली ही इंटरेस्ट पे करोगे। तो यस, ये भी आपके हाथ में कंट्रोलेबल है। मतलब ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है इसमें जो अनकंट्रोलेबल हो। तो सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? डी, नन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉस्ट विच इज यूज्ड टू रेज कॉमन इक्विटी बाय reinvesting इंटरनल अर्निंग इज क्लासिफाइड एज। मतलब हम अगर वापस इक्विटी के थ्रू पैसे रेज कर रहे हैं, री इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंटरनल सोर्स के थ्रू अगर हम पैसे रेज कर रहे हैं, तो उसको किस तरीके की कॉस्ट कहा जाता है? तो जब मैं इंटरनल अर्निंग्स को री इन्वेस्ट करता हूं, तो इसको मैं कहता हूं रिटेन्ड अर्निंग।
ओके, तो इसके लिए मुझे कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग देखना चाहिए, बट अगर मुझे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग अलग से नहीं दिया है तो मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी को ही कंसिडर्ड कर सकता हूँ इक्विवेलेंट। तो मेरा सही जवाब क्या होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब जो कभी वापस होने वाले नहीं है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, इसका फॉर्मूला है प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100। इनटू 100 करना जरूरी नहीं, बिकॉज परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, इसलिए हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, पीडी डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट, ऑप्शन फर्स्ट ही सही दिख रहा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। इसमें से कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिटरमाइन करते हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशन अफेक्ट करती है, बहुत भयानक तरीके से करती है आपकी, कहीं ना कहीं मार्केट कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, आपके फाइनेंशियल डिसीजंस, ये सारे ऐसे फैक्टर्स है जो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, ऑल ऑफ द अब। चलिए बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी विच इज रेज्ड बाय री इन्वेस्टिंग अर्निंग इंटरनली मस्ट बी हायर देन द, बोल रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी रेज्ड बाय री इन्वेस्टिंग अर्निंग इंटरनली मस्ट बी हायर देन द, किससे ज्यादा होना चाहिए, ऑब्वियस है ये आपकी एक जो न्यू आपने इक्विटी शेयर इशू किया उससे क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिल पाएगा। तो क्या होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन इक्विटी। उसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड मार्जिनल कॉस्ट टू रेज न्यू डेप्ट इज क्लासिफाइड एज। देखो जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग के समय कहीं ना कहीं चीजें क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, रिलेवेंट होती है एक दूसरे से। तो बोलता है कि हम जब प्लानिंग पीरियड के समय पर मार्जिनल कॉस्ट टू रेज अ न्यू डेप्ट, डेप्ट रेज करने के लिए, मतलब डिबेंचर अगर इशू करूंगा तो मुझे उसके लिए एडिशनल इंटरेस्ट लगेगा। तो इसको मैं इंटरेस्ट को कौन सी कॉस्ट बोलूं, तो इंटरेस्ट मेरे लिए कहलाती है रेलेवेंट कॉस्ट। ये रेलेवेंट कॉस्ट क्यों कहलाती है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के काम आती है, डिबेंचर से रिलेटेड कॉस्ट होती है, इसलिए इसको हम रेलेवेंट कॉस्ट कहते हैं। अच्छा सर, इसको बोरोइंग क्यों नहीं बोल सकते, इसको बोरोइंग कॉस्ट भी तो कहा जा सकता है ना। यस, एब्सोल्युटली राइट, इसको हम बोरोइंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं, बट यहां पर उन्होंने हमको स्पेसिफिकली क्या पूछा है, कि हमको कहाँ क्लासिफाइड करना है। तो जो नए डेट्स हम इशू करते हैं तो जनरली वहां से जो कॉस्ट इशू होती है उसको हम रेलेवेंट कॉस्ट के नाम से ही देंगे, ना कि बोरोइंग। बोरोइंग शायद आप जब फर्स्ट टाइम रेज करो तब आप उसको बोरोइंग कॉस्ट यूज कर सकते हो, बट अगर आप एडिशनल यूज कर रहे हो तो फिर आपने रेलेवेंट कॉस्ट वर्ड यूज करना चाहिए। चलिए अगला सवाल है आपके पास, द आफ्टर टैक्स डिबेंचर नॉट रिडीमेबल। ठीक है, आफ्टर टैक्स वाला बताना है डिबेंचर आपको, नॉट रिडीमेबल मतलब कि आपको इररिडीमेबल डिबेंचर की वैल्यू बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 1 माइनस टी। देख लीजिए, अब 1 माइनस टी पूरे इक्वेशन के साथ या फिर आई के इंटरेस्ट के साथ भी हो सकता है। तो एक तो मुझे ऑप्शन इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट, बी वाला ऑप्शन एक सही दिख रहा है। यहाँ पर बीच में प्लस हो गया, अदरवाइज ये वाला भी ऑप्शन सही होता। ये भी एक बार का सही है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 1 माइनस टी, बट इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड तरीके से देखूं तो ऐसा लग रहा है कि ये नेट प्रॉफिट पूरे ब्रैकेट के साथ सिंप्लीफाइड है। तो ये भी आपका फॉर्मूला सही है, मतलब ए फॉर्मूला भी सही है देखा जाए तो, बी भी सही है। बट अगर आपको स्पेसिफिक तरीके से अगर ये दिया हुआ इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी, तो आपने प्रायोरिटी पर इसको रखना चाहिए और इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, द रिस्क फ्री रेट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न इज कंसिडर्ड एज, इसको इक्विटी प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम बोलते हैं, जहां पर हम लोग रिस्क फ्री मार्केट का जो रिटर्न मिल रहा है, मतलब कि आरएम माइनस आरएफ जब करता हूं, इसका मतलब ही मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं ये रिस्क प्रीमियम की बात कर रहा हूं। इसका डिफरेंस क्या कहलाता है, इसका डिफरेंस कहलाता है रिस्क प्रीमियम, कि हम कितना मार्केट से ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए हम कितना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, ये उस बात को बताने की कोशिश करता है। चलिए नेक्स्ट अगर सवाल की बात करूं, अ फर्म्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, जहां पर पूरी कंपनी की टोटल जो कैपिटल स्ट्रक्चर है सबको लगा दिया जाए, तो वहां से जो ओवरऑल कॉस्ट निकलता है उसको हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। वैसे तो मैं सिंपल भाषा में डब्ल्यूएसीसी कहता हूँ इसको, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लेते हैं, वेराइज इनवर्सली विथ इट्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट। नो भाई, ये इनवर्सली नहीं, ये तो डायरेक्टली रिलेट होगा ना, जितनी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर ज्यादा उतनी डब्ल्यूएसीसी भी ज्यादा, तो ये तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो इसने पहली बात गलत बोल दिया।
अच्छा, दूसरा क्या बोलता है, इज अनअफेक्टेड बाय चेंज इन द टैक्स रेट। कैसी बातें करते हो, टैक्स रेट की वजह से हमारे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर पे फर्क पड़ेगा, और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर पे फर्क पड़ेगा तो ऑब्वियस है WACC पे भी फर्क पड़ेगा, तो अफेक्ट तो होगा टैक्स रेट चेंज होने से। फिर बोलता है इज अनदर टर्म फॉर द फर्म्स इंटरनल, देखो इसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नहीं, इसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, तो अगेन ये वाला भी स्टेटमेंट सही नहीं है। और फिर डी पॉइंट बोलता है इज द रिक्वायर्ड रिटर्न, WACC क्या है, रिक्वायर्ड रिटर्न है ऑन टोटल एसेट। टोटल एसेट मतलब हमारी बिजनेस की जो टोटल वर्थ है उसके ऊपर आपको कितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब कितना आपको रिटर्न देना पड़ेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो आपको ओवरऑल वर्थ के ऊपर देना पड़े। तो डी ऑप्शन क्या है आपके लिए यहाँ पर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला टू कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। तो रिडीमेबल डिबेंचर के लिए बताइए, KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस RV माइनस NP, बोलिए साथ साथ मेरे, डिवाइडेड बाय N, होल थिंग इज डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, 1 माइनस टी के लिए या तो आप यहां से माइनस करो या तो यहां से करो, दोनों में से कोई एक तरीका हो सकता है, या तो ये फॉर्मूला यूज करो या तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N, द होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP। अच्छा, देख लीजिए अब दोनों में से कौन सा फॉर्मूला अवेलेबल है। अच्छा, कभी ऐसा हो गया कि दोनों भी तरीके के ऑप्शंस में अवेलेबल हो तो आपने प्रायोरिटी इस फॉर्मूले को देना रहेगा, राइट। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, तो अगर सही आंसर देखूं मैं, पहले में तो यहाँ प्लस आ गया इसलिए ये तो गड़बड़ हो गया, ये ठीक है माइनस, बट यहाँ पर प्लस आ गया, ये भी गड़बड़ है। ठीक है, नेक्स्ट सी और डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा मुझे अभी तक है तो सही लगा है, 1 इंटू 1 माइनस टी, रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एन। ओहो, यहाँ पर गड़बड़ हो गई, यहाँ प्लस नहीं कर किया इसने, यहाँ प्लस करना था, तो सी ऑप्शन भी सही नहीं है। डी ऑप्शन की बात करते हैं तो डी ऑप्शन एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि इसमें सारी भी चीजें और सारे भी सिंबल्स क्या है, सही है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कंपोज्ड ऑफ अ वेटेड एवरेज ऑफ। क्या क्या होता है इसके अंदर, अरे सब कुछ होता है, सब कुछ मतलब क्या क्या होता है, प्रेफरेंस भी होता है, डेब्ट भी होता है, इक्विटी भी होता है, रिटेन्ड अर्निंग भी होती है, सारी चीज होती है, तो अभी तो हम उसको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला यू विल यूज व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म। देखो वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलेगा, तो आप कितना अर्न करते हो, वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बचता है, डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आप उसको कैपिटलाइज कर देते हो, तो आप डिवाइड कर दो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपके पूरे फर्म की वैल्यू कितनी है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 41। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 41, तो ये कहता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इट इज जनरली नेसेसरी टू अप्लाई अ टैक्स एडजस्टमेंट। तो टैक्स का एडजस्टमेंट जनरली हम लोग कॉस्ट ऑफ डेट में करते हैं क्या, कहां करते हैं, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर में, वो भी इंटरेस्ट की वजह से, यस। तो सही आंसर क्या है आपका, कॉस्ट ऑफ डेट, ज्यादा सोचने का नहीं। अगला सवाल, द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज कैलकुलेटेड। आप कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे निकालते हो, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब कि केपी निकालने का तरीका क्या होता है, केपी निकालने का तरीका होता है डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट। तो देखो बाय डिविडेंड, द फिक्स्ड डिविडेंड पर शेयर, डिवाइड करते हो आप किसको, फिक्स्ड डिविडेंड पर शेयर को, किससे, वो जो भी प्रेफरेंस शेयर, प्राइस पर प्रेफरेंस शेयर, एंड एडिंग द रिस्क प्रीमियम। नहीं, रिस्क प्रीमियम तो ऐड नहीं करते भैया, ये ऑप्शन तो यहाँ गलत हो गया, यहाँ तक है ठीक था। अच्छा अगला देख लेते हैं, फिक्स्ड डिविडेंड को डिवाइड करेंगे पर शेयर का, किससे, जो भी प्राइस पर शेयर चल रही है, एंड एडिंग करेंगे ग्रोथ। ग्रोथ तो इक्विटी में ऐड होता है जी, प्रेफरेंस में तो हमने ग्रोथ ऐड नहीं किया है, चलो इसको भी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है फिक्स्ड डिविडेंड को डिवाइड करेंगे पर शेयर से और डिवाइड में लेंगे प्रेफरेंस शेयर का प्राइस, यस ये सही लगा अभी तक का फॉर्मूला। उसके अलावा डिविडेंड को डिवाइड करेंगे और बुक वैल्यू प्रेफरेंस शेयर लेंगे, बुक वैल्यू नहीं लेते, जो उसके एक्चुअल नेट प्रॉफिट प्राइस है उसको हम कंसिडर करेंगे। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट है, आप लोगों के हिसाब से भी होप यही होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, which of the following is not a recognized approach for determine the cost of equity। इसमें से cost of equity का कौन सा अप्रोच नहीं है पूछा है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है क्या, यस है, ठीक है। उसके अलावा बिफोर
टैक्स कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस स्टॉक प्लस रिस्क प्रीमियम। ऐसा रिस्क प्लस प्रीमियम वाला ऐसा अभी तक हमने कोई अप्रोच पढ़ा नहीं है। सीएपीएम अप्रोच होता है क्या? यस होता है। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ डेट प्लस रिस्क प्रीमियम, हाँ कॉस्ट ऑफ डेट में रिस्क प्रीमियम अप्रोच हो सकता है, बट किसमें नहीं होता? स्टॉक्स में रिस्क प्रीमियम अप्रोच नहीं होता। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल कैलकुलेटिंग डब्ल्यूएसीसी ऑन अ मार्केट वैल्यू बेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड। तो डब्ल्यूएसीसी के समय जनरली हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी को भाव देते हैं क्या? यस। सरप्लस एंड रिजर्व को देते हैं क्या? जनरली ये रिटेन अर्निंग का पार्ट होता है, वैसे तो फिलहाल अभी होल्ड पे रखते हैं इसको। अच्छा वेट ऑफ ईच फंड, अच्छा वेट को भाव देते हैं कि नहीं देते? वेट निकालते हैं नहीं निकालते अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर का? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, ये तो करते ही करते हैं। और कॉस्ट लेते हो क्या नहीं लेते हर एक चीज की? यस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिजर्व एंड सरप्लस मतलब कि रिटेन अर्निंग थोड़ा सा यहाँ पर हल्का पड़ रहा है, मतलब डब्ल्यूएसीसी में हम रिजर्व एंड सरप्लस को कंसिडर्ड नहीं करते हैं। उसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं सीएपीएम डिस्क्राइब द, अच्छा सीएपीएम का आपको फॉर्मूला पता है? क्या है फॉर्मूला इसका? आर एफ इज इक्वल आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। तो इसको हम लोग कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एक ये लीनियर रिलेशनशिप को बताता है। तो आप क्या बोलोगे? इनके जो सीएपीएम डिस्क्राइब द बिटवीन रिस्क एंड द रिटर्न के बीच में कैसा रिलेशन है इनका? एक लीनियर रिलेशनशिप होता है। तो ये रहे जी आपके सेट नंबर 3 के पूरे क्वेश्चन। नाउ अब हमारी बारी है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। तो आप लोग अगले सेशन में कैलकुलेटर पेन लेकर तैयार रहिएगा, क्योंकि अगले सेशन में अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, और उसके लिए आपका अटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। तो चलिए बात करेंगे आगे की अगले पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।